देखिए स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है रिकर्शन। जैसे कि आपको मालूम है कि ये रिकर्शन क्या होता है, आइए इसको हम थोड़ा सा स्पीड में क्या कर लेते हैं, जल्दी से देखते हैं कि रिकर्शन होता क्या है और इसके 2-3 एग्जाम्पल देखने हैं। ठीक है, आइए देखिए रिकर्शन की मैंने यहाँ पे ये 2 प्रॉपर्टीज लिखी है। पर सबसे पहले तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिकर्शन। बेटा रिकर्शन यानी क्या, जैसे कि सपोज हमारा अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं किसी भी, तो उसमें सपोज एक फंक्शन है, वो फंक्शन खुद सेम फंक्शन को क्या करता है, रिपीटेडली कॉल करता है, तो हम उसको बोलते हैं रिकर्शन। इसको बोलते हैं बेटा डायरेक्ट रिकर्शन। पर एक हमारे पास इनडायरेक्ट रिकर्शन भी होता है कि सपोज प्रोसीजर ए, भाई प्रोसीजर ए यानी कि फंक्शन ने, प्रोसीजर ए ने प्रोसीजर बी को कॉल किया, पर प्रोसीजर बी ने इन रिटर्न फिर से किसको कॉल किया, भाई प्रोसीजर ए को ही कॉल किया फॉर डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स या फिर फॉर डिफरेंट पैरामीटर्स। पर सेम प्रोसीजर को बी ने फिर से प्रोसीजर ए को कॉल किया, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट रिकर्शन। इट मीन्स कि जो प्रोसीजर या जो फंक्शन हम लिख रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसने फिर से खुद के सेम फंक्शन को क्या करना चाहिए, कॉल करना चाहिए। इसको हम बोलते हैं रिकर्शन। पर बेटा अगर ये बार बार ऐसा खुद को वो फंक्शन कॉल करता रहा, तो ये तो एक इनफाइनाइट लूपिंग में चले जाएगा, यानी ये तो कभी टर्मिनेट होगा ही नहीं। तो इसीलिए रिकर्शन, वेल डिफाइंड जो रिकर्शन होता है, उसकी मेनली 2 प्रॉपर्टीज होती है। देखिए अब हम यहाँ पे मैंने फंक्शन भी लिखा है और मैंने अभी आपको प्रोसीजर बताया। तो देखिए प्रोसीजर और फंक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। प्रोसीजर यानी कि इन टर्म्स ऑफ एल्गोरिदम्स, यानी कि मुझे प्रोसीजर लिखनी है, एल्गोरिदम लिखना है, सब एल्गोरिदम लिखना है, तो ये प्रोसीजर। पर यही जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट होगा तो वो इन टर्म्स ऑफ फंक्शन इंप्लीमेंट होगा। तो ये क्या है, दोनों भी सेम थिंग है। आप प्रोसीजर भी बोल सकते हो उसको, फंक्शन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डोमेन में बात हो रही है, प्रोसीजर इन टर्म्स ऑफ एल्गोरिदमिक्स बात हो रही है। ठीक है, देखिए 2 प्रॉपर्टीज। बेस क्राइटेरिया, बेस क्राइटेरिया मींस कि अगर वो फंक्शन, रिकर्शन फंक्शन बार बार खुद को कॉल कर रहा है, तो वो इनफाइनाइट लूपिंग में नहीं जाना चाहिए। इसके लिए हमारे पास एक बेस क्राइटेरिया मींस स्टॉपिंग कंडीशन होनी चाहिए कि वो रिकर्शन कहाँ पे खत्म होना चाहिए। बेस क्राइटेरिया मींस स्टॉपिंग क्राइटेरिया कि वो स्टॉप कहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होनी चाहिए रिकर्शन को, वेल डिफाइंड रिकर्शन को। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड, each time it must be closer to the base criteria। जैसे बार बार रिपीटेडली वो फंक्शन क्या कर रहा है, सेम फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो ईच स्टेप में इसको बोलते हैं इंडक्टिव स्टेप, यानी कि बार बार क्या होना चाहिए, वो खुद को कॉल तो कर रहा है, पर धीरे धीरे वो क्या होना चाहिए, बेस क्राइटेरिया को क्लोज होना चाहिए। एट लास्ट जब फाइनली बेस क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा, तब वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। यानी एक है हमारी इंडक्टिव स्टेप और एक है हमारा बेस क्राइटेरिया। बेस क्राइटेरिया यानी कि स्टॉपिंग कंडीशन, और ये सेकंड होता है इंडक्टिव स्टेप, यानी कि वो बार बार खुद को कॉल तो कर रहा है, पर हर बार वो क्या होनी चाहिए, पैरामीटर की वैल्यू क्लोजर टू बेस कंडीशन होनी चाहिए, सो दैट एक टाइम ऐसा आएगा कि वो क्या हो जाएगा, रिकर्शन स्टॉप होगा। अदरवाइज वो क्या हो जाने होने वाला है, इनफाइनाइट लूपिंग में जाता था। आ रही है बात समझ में? मैं रिपीट करता हूँ, बेस क्राइटेरिया यानी क्या, कि स्टॉपिंग क्राइटेरिया कि वो रिकर्शन स्टॉप कहाँ पे होना चाहिए, और सेकंड प्रॉपर्टी है हर बार वो बेस क्राइटेरिया के थोड़ा थोड़ा क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। ये है इंडक्टिव स्टेप और ये है स्टॉपिंग क्राइटेरिया। ठीक है, ये इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। देखिए मैंने दिया हुआ है यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल फैक्टोरियल फंक्शन। अब देखिए ये फैक्टोरियल क्या होता है आपको मालूम है, जैसे मैं n फैक्टोरियल यानी क्या, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू सो ऑन 3 to 1। यानी कि मैंने बोला भाई 10 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल का मतलब होता है 10 इंटू 9 इंटू 8 अप टू सो ऑन 3 to 1। ठीक है, यानी कि 1 से लेके 10 तक का प्रोडक्ट, यानी कि वो क्या हो गया, 10 फैक्टोरियल। पर इसको तो हम बेटा हम इससे भी कर सकते हैं विदाउट रिकर्शन, पर रिकर्शन से भी कर सकते हैं। देखिए ये रिकर्शन बहुत ही अच्छा फंक्शन है, बहुत ही देखिए ये जो रिकर्शन है ये मेनली यूजर फ्रेंडली है, यानी कि इसमें यूजर का वर्कआउट बहुत ही कम हो जाता है जब वो प्रोग्राम में इसको क्या करने जाता है, इम्प्लीमेंट। रिकर्शन से हमारा मशीन का वर्कलोड बढ़ जाता है, यानी कि मशीन को सबकी केयर लेनी पड़ती है कि भाई ये कैसे एस्टेब्लिश होगा, कैसे बैक ट्रैकिंग होगा, कैसे यहाँ पे स्टैक इंप्लीमेंट होगा। पर यूजर के लिए रिकर्शन क्या है, बहुत ही अच्छा है, यानी कि रिकर्शन हमारा एक यूजर फ्रेंडली यूजर फ्रेंडली फंक्शन है या फिर प्रोविजन है हमारे पास, कि हम बाय यूजिंग रिकर्शन बहुत सारे बड़े बड़े लॉजिक्स को क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे यूजर फ्रेंडली है मैं आइए बताता हूँ। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल आपको मालूम है, आपको ये भी मालूम होगा कि भाई 1 फैक्टोरियल 1 होता है, पर 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है। तो बेटा ये जो 0 फैक्टोरियल 1 होता है, इसको हम क्या ले लेंगे, बेस क्राइटेरिया ले लेंगे। कैसे, देखिए इधर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टोरियल फंक्शन की डेफिनेशन, जो आपको ऑलरेडी पता है। इफ n इक्वल्स टू 0 देन n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1, क्योंकि 0 फैक्टोरियल 1 होता है
ठीक है। इफ n इज ग्रेटर देन 0, अगर भाई n 0 से बड़ा है 1 2 3 4, तो क्या होना चाहिए, देन n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब देखिए जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि भाई ये 10 फैक्टोरियल 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होने वाला है। तो मुझे बताइए इसको क्या मैं ऐसा नहीं सकता 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अच्छा ये 9 फैक्टोरियल क्या हो गया, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, यानी कि मैं 10 फैक्टोरियल को फिर से इन टर्म्स ऑफ 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, यानी कि मैं फैक्टोरियल को इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल लिख रहा हूँ। फिर से मैंने ये 9 फैक्टोरियल को 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिखा, यानी कि मैंने इसको फिर से इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल लिखा, यानी फैक्टोरियल नाम का फंक्शन फिर से फैक्टोरियल नाम के फंक्शन को कॉल कर रहा है, पर अब पैरामीटर हम n की जगह पे n-1 पास कर रहे हैं। इट मींस कि क्लियरली ये क्या है, रिकर्सिव डेफिनेशन है फैक्टोरियल फंक्शन की। अरे आ रही है बात समझ में? चलिए कोई बात नहीं, इसका अल्गोरिदम बोलो या प्रोसीजर बोलो, ये प्रोसीजर इसलिए नाम दिया हुआ है मैंने क्योंकि ये फैक्टोरियल फंक्शन हमारे किसी बड़े अल्गोरिदम में एज इट इज क्या हो सकता है, यूज हो सकता है, तो इसको बोला जाता है प्रोसीजर। यहाँ पे आप अल्गोरिदम भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 प्रोसीजर्स ऑफ n फैक्टोरियल, भाई यानी कि मैंने 2 प्रोसीजर इसलिए लिखी हुई है क्योंकि एक नॉन रिकर्सिव है और एक क्या है, रिकर्सिव है। ठीक है, देखिए प्रोसीजर का नाम है फैक्टोरियल फैक्ट कॉमा n, यानी कि हम जो भी नंबर n पास करेंगे उसका फैक्टोरियल फैक्ट नाम के वेरिएबल में वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा। बहुत ही सिंपल है, देखिए इफ n इक्वल्स टू 0 देन सेट फैक्ट इक्वल्स टू 1 एंड रिटर्न। अगर n की वैल्यू 0 है तो आंसर क्या आना चाहिए, 1, तो हम बोल देंगे फैक्ट इक्वल्स टू 1 एंड रिटर्न। मुझे आंसर ये फैक्ट नाम के वेरिएबल में रिटर्न करना है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा अदरवाइज भाई n इक्वल्स टू 0 नहीं है, भाई उससे बड़ा नंबर है, कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तो क्या सेट फैक्ट इक्वल्स टू 1, पहले हम फैक्ट इक्वल्स टू 1 ले लेंगे, रिपीट फॉर k इक्वल्स टू 1 टू n, ठीक है, एक लूप लगा दिया, सेट फैक्ट इक्वल्स टू k इनटू n, रिटर्न। मैं तो एक काम करता हूं, मैं तो बोलता हूं कि भाई जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉन रिकर्सिव प्रोसीजर है, ठीक है, पर ये प्रोसीजर का क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूं प्रोग्राम, बेटा हम इसका तो प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। भाई मैंने बोला इंटीजर फैक्टोरियल और इसमें हम पास क्या कर रहे हैं भाई, इसमें से हम कोई एक वेरिएबल ऊपर से हमने पास किया, ठीक है, वो काय में आ गया भाई, n में आ गया। ऐसा समझिए कि आपने एक मेन फंक्शन बनाया हुआ है जिसमें आपने यूजर से एक इनपुट लिया कि भाई फाइंड द नंबर, भाई इनपुट द नंबर फॉर विच वी हैव टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल, और वो आपने स्कैनफ से काय में ले लिया, एक वेरिएबल में n में ले लिया, और वो वेरिएबल n आपने क्या किया, या m में ले लिया, m आपने पास किया, ठीक है, मेन प्रोग्राम से। मैं यहाँ पे सिर्फ फंक्शन लिखता हूँ, तो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए इसके अंदर बहुत ही सिंपल चीजें हो रही है, सीधा सीधा इफ n इक्वल्स टू 0, यानी इफ n इक्वल्स टू 0, तो हो क्या रहा है, इफ n इक्वल्स टू 0 देन हमें क्या करना है, फैक्ट इज इक्वल्स टू 1 कर देना है, और क्या करना है हमें, रिटर्न, हमें क्या करना है, रिटर्न, ठीक है, रिटर्न क्या करना है भाई, ये फैक्ट नाम का वेरिएबल, ठीक है। एल्स भाई अगर n इक्वल्स टू 0 नहीं है, यानी कि 0 से बड़ा है, तो क्या करना है, तो देखिए एक लूप लगाना है k इक्वल्स टू 1 से लेके n तक, कोई बात नहीं, तो हम एक लूप लगा देते हैं भाई फॉर k इक्वल्स टू 1 से लेके k लेस देन इक्वल्स टू n, ठीक है। एक काम करते हैं, इधर पहले हमें लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा फैक्ट इक्वल्स टू 1, क्यों लेना पड़ेगा मैं करके बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने ले लिया k इक्वल्स टू 1 और k लेस देन इक्वल्स टू n, k प्लस प्लस, ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फैक्ट इक्वल्स टू k इंटू फैक्ट, बहुत ही सिंपल है यार ये, फैक्ट इक्वल्स टू k इंटू फैक्ट, ठीक है, और इसके बाद हम क्या कर देंगे, इधर फिर से हम क्या कर देंगे, रिटर्न हम फिर से करने वाले हैं फैक्ट नाम का वेरिएबल, और ये हो जाएगा हमारा सेमीकोलन, ये कंप्लीट, और ये हमारी क्या हो गई, प्रोसीजर कंप्लीट हो गई, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ है नॉन रिकर्सिव प्रोसीजर को मैंने इंप्लीमेंट किया हुआ है सी लैंग्वेज में, ऐसा समझिए। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, सपोज किसी ने n इक्वल्स टू क्या दे दिया भाई, मेन प्रोग्राम से उसने n इक्वल्स टू क्या किया, 4 पास किया, और वो 4 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो इफ n इक्वल्स टू 0 है, नहीं, तो बेटा ये सीधा एल्स में जाएगा, एल्स में क्या हो जाएगा, फैक्ट हमारा क्या हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा कैसे, 1 से, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद फॉर k इक्वल्स टू 1, k इज लेस देन इक्वल्स टू n, k प्लस प्लस, k इक्वल्स टू 1 है, तो बताइए 1 इज लेस देन इक्वल्स टू कितना, 4, यस, स्मॉल n ले लीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, यस, तो फैक्ट इक्वल्स टू k इंटू फैक्ट, बेटा ये 1 है, ये भी 1 है, 1 इंटू 1 कितना, 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। नेक्स्ट,
उसके बाद फिर से k प्लस प्लस k 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो मुझे बताइए 2 इज लेस देन n, यस, तो ये हो जाएगा k कितना है 2, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये हो जाएगा 3 इज लेस देन 4, यस, इधर आएगा, इधर k कितना है 3 इंटू ये कितना है 2, तो ये हो जाएगा 6। नेक्स्ट k प्लस प्लस 4 हो जाएगा तो 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, यस, इधर आएगा तो 4 इंटू फैक्ट कितना है 6, 4 इंटू दिस कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा फैक्ट नाम के वेरिएबल में। k प्लस प्लस k इक्वल्स टू 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, नहीं, लूप के बाहर आ जाएगा, रिटर्न फैक्ट कितना है 24, देखिए 4 फैक्टोरियल 24 आता होगा। अरे आ रही है बात समझ में? पर ये तो बेटा मैंने क्या लिखा हुआ है, ये तो मैंने विदाउट रिकर्शन किया हुआ है। चलिए आइए देखते हैं रिकर्शन से क्या हुआ। प्रोसीजर 2 फैक्टोरियल फैक्ट कॉमा n, फिर से मैंने यहाँ पे फैक्ट नाम के वेरिएबल में मुझे आंसर रिटर्न करना है फैक्टोरियल का, और n नाम के नंबर का मुझे फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। इफ n इक्वल्स टू 0 देन सेट फैक्ट इक्वल्स टू 1 एंड रिटर्न। देखिए यहाँ तक ये तो बहुत ही सिंपल हुआ, सेम हुआ। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, कॉल फैक्टोरियल फैक्ट कॉमा n-1, यानी मैंने क्या किया, मुझे फैक्ट नाम के इसमें आंसर चाहिए, पर अब मैंने वो किसके लिए कॉल किया, n-1 के लिए। n-1 के लिए कॉल करने के बाद मैंने उसके अंदर लिखा सेट फैक्ट इक्वल्स टू n इंटू फैक्ट। अरे भाई बहुत ही सिंपल है, ये जो फैक्ट इक्वल्स टू क्या आना चाहिए n इंटू फैक्ट, क्योंकि अब मुझे बताइए फैक्ट में क्या आने वाला है n-1 का फैक्टोरियल इधर, ठीक है, n-1 का फैक्टोरियल इंटू n करेंगे तो ही तो वो मुझे फाइनल वैल्यू मिलेंगी फैक्ट की, ठीक है। इसको कर देते हैं रिटर्न। चलिए एक काम करते हैं, इसको समझने के लिए मैं इसका फिर से क्या कर देता हूँ, सी प्रोग्राम लिख देता हूँ। मैं फिर से लिखता हूँ इंटीजर फैक्टोरियल, ठीक है। ऊपर से एक नंबर आया जो किस में आया, फिर से n में आया, ठीक है, n में आया तो फिर से इधर लिख देते हैं इफ n इक्वल्स टू 0, ठीक है, इफ n इक्वल्स टू 0 तो क्या कर देगा ये फैक्ट इक्वल्स टू 1, और इसको कर देगा रिटर्न फैक्ट, ठीक है, ये रिटर्न कर दिया फैक्ट। फिर से मैं आ गया एल्स में, अरे भाई n इक्वल्स टू 0 नहीं है, 0 से बड़ा है, तो क्या करना है, तो करना है कॉल फैक्टोरियल फैक्ट कॉमा n-1, यानी इसके अंदर आ गया मैं, इसके अंदर मुझे क्या करना है, फिर से ये फैक्टोरियल कॉल करना है, पर किसके लिए, अब n-1 के लिए कॉल करना है, ठीक है। अरे आ रही है बात समझ में? इसको रिटर्न टाइप इंटीजर दिया हुआ है तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम किसी वेरिएबल के थ्रू कॉल करना पड़ेगा, वो ठीक है, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट हम कर लेंगे मैनेज, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे फैक्ट इज इक्वल्स टू n इंटू फैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इसको ऐसा ले लेता हूँ ना मैं, फैक्ट इज इक्वल्स टू, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट इज इक्वल्स टू n इंटू फैक्ट, और इधर क्या लिखा हुआ है मैंने, फिर से रिटर्न, ठीक है, कोई बात नहीं, रिटर्न फैक्ट। देखिए ये वर्कआउट कैसे होगा, फिर से मैं बोलता हूँ, ये विजिबल इधर, हाँ विजिबल है। चलिए तो n इक्वल्स टू 4 मैंने मेन प्रोग्राम में से पास किया, वो इधर आया, ठीक है। वो n इक्वल्स टू 0 तो नहीं है, कितना है 4 है, तो इधर आया, तो क्या करना है मुझे, फैक्टोरियल फॉर n-1 फैक्ट इक्वल्स टू, यहाँ पे भी फैक्ट की वैल्यू इनिशियल जो है, इनिशियली वो फैक्ट की वैल्यू कितनी थी 1 ही आएंगी, यहाँ पे जो थी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब मैंने फिर से फैक्टोरियल n-1 कॉल किया, यानी कि ये जो 4 फैक्टोरियल था इन जनरल, ये n इक्वल्स टू जो 4 था, इसने क्या बोल दिया, इसने बोल दिया कि आप क्या कर दो, इसने बोला, यानी कि यहाँ पे ऐसा ले लेता हूँ मैं, फैक्टोरियल फॉर 4, समझो इसके लिए ये क्या किया गया, कॉल किया गया। तो इसने इन रिटर्न हमें क्या बोल दिया, इसने इन रिटर्न हमें बोल दिया कि फैक्ट इक्वल्स टू फैक्टोरियल फॉर n-1, यानी कि आप क्या करो, फैक्टोरियल इक्वल्स टू फैक्टोरियल फॉर 3 कॉल करो, ठीक है। पर ये कॉल करने के साथ साथ ये एक स्टेटमेंट पेंडिंग हो गया, ये स्टेटमेंट क्या पेंडिंग हो गया भाई, फैक्ट इक्वल्स टू n इंटू फैक्ट, यानी कि 4 इंटू दिस फैक्टोरियल, ठीक है। नेक्स्ट फिर से ये प्रोसीजर, या फिर मैं आपको ऐसा करके बताता हूँ क्या होने वाला है, मैं आपको यहाँ पे ये भी बता देता हूँ कि हाउ दिस विल कन्वर्ट इनटू, यहाँ पे हाउ देयर विल बी अ यूज ऑफ बैक ट्रैकिंग, और अगर जहाँ पे बैक ट्रैकिंग का यूज होता है वहाँ पे क्या यूज होता है, हमारा स्टैक यूज होता है इन जनरल। यानी कि देखिए ये प्रोसीजर कैसे काम करेगा, 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल का पहले इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा वो 4 इंटू
3 फैक्टोरियल, फिर ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल हो जाएगा 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है, और ये 1 फैक्टोरियल हो जाएगा 1 इंटू 0 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर 0 फैक्टोरियल का आंसर यहाँ से रिटर्न होगा, कितना रिटर्न होगा भाई 1, तो बेटा ये हो जाएगा 1 इंटू 1, और ये आंसर 1 इंटू 1 कहाँ पे रिटर्न होगा, यहाँ पे। फिर ये 2 इंटू 1, इसका आंसर रिटर्न होगा कहाँ पे, यहाँ पे 2। अब ये 2 हुआ तो 3 इंटू 2 कितना 6, ये 6 कहाँ पे रिटर्न होगा, यहाँ पे, और ये 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24, और वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, यानी कि आंसर फिर से कितना आ जाएगा 24। इसको बोला जाता है कि पहले ये हुआ 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, फिर ये 3 हुआ 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, फिर ये हुआ 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल हुआ 1 इंटू 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का आंसर आएगा, ठीक है, कितना आएगा रिटर्न फैक्ट, यानी कि रिटर्न 1। तो इसने 1 रिटर्न किया, 1 इंटू 1 का आंसर इधर जाएगा, यानी कि ये क्या हो रहा है, हमारा बैक ट्रैकिंग हो रहा है। हम जो वे से आए उसके रिवर्स वे में क्या हो रहा है, बैक ट्रैक हो रहा है। इसीलिए बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, लिख लीजिए क्या हो रहा है, बैक ट्रैकिंग। क्या हो रहा है, बैक ट्रैकिंग। और बैक ट्रैकिंग होता है, इसका मतलब इंटरनली इम्प्लीमेंट क्या हो रहा है, किसका यूज हो रहा है, स्टैक का यूज हो रहा है। कैसे स्टैक का यूज हो रहा है मुझे बताइए। जब हमने 4 फैक्टोरियल किया तो 4 फैक्टोरियल में 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। तो मुझे बताइए अब ये तो पेंडिंग रह गया, ये पेंडिंग रह गया, और ये चले गया हमारा सीधा सीधा 3 इंटू 3 फैक्टोरियल में। तो बेटा ये जो पेंडिंग रह गया हमारा काम, तो बेटा ये जो पेंडिंग रह गया ये कहाँ जाने वाला है, ये तो हमारे किसी एक स्टैक में जाने वाला है। कैसे, ये 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। अब ये 3 फैक्टोरियल कॉल हो गया तो ये बोलता है 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो पर बेटा ये तो चले गया हमारा काय में 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी कि ये काम हमारा क्या है, अभी भी पेंडिंग है। तो इधर चले गया 3 इंटू ये 3 इंटू 2 फैक्टोरियल आ जाएगा ना, ठीक है, 3 इंटू क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये 3 इंटू 2 फैक्टोरियल क्या हो गया, हमारा पेंडिंग हो गया, क्योंकि इसने बोल दिया 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। अरे भाई ये 2 इंटू 1 फैक्टोरियल ने बोल दिया भाई 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। तो बेटा जैसे ही ये कैलकुलेट होने गया ये काय में चले गया, पेंडिंग में। तो बेटा ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर ये 1 फैक्टोरियल काय में गया 1 इंटू 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का अब ये सॉल्व होगा, 0 फैक्टोरियल का आंसर क्या होगा, रिटर्न 1। अब वो 1 आंसर कहाँ पे आया, यहाँ पे, तो 1 इंटू 1 कितना 1 फैक्टोरियल 1। तो बेटा ये 1 आया यहाँ पे, तो ये अब ये इसमें से पॉप होगा रिवर्स ऑर्डर में, तो ये 1 इंटू 2 ये हो जाएगा 2, ठीक है। फिर से ये 2, तो ये 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6 फैक्ट में। फिर ये जाएगा इधर जाएगा, तो ये 6 इंटू 4 क्या हो जाएगा फाइनली 24। बताइए मुझे ये समझ में आया क्या, हाउ वी यूज हियर स्टैक। हो क्या रहा था, देखिए इधर प्रोग्रामिंग में जैसे ही मैंने ये फैक्टोरियल n-1 कॉल कर दिया, ये फैक्ट इक्वल्स टू n इंटू फैक्ट, ये जो प्रोसीजर था वो काय में चले जा रहा था, पेंडिंग हो जा रहा था, और वो काय में चले जा रहा था, स्टैक में चले जा रहा था, ठीक है। ऐसा बार बार एक एक ऑपरेशन क्या होते जा रहा था, पेंडिंग होते जा रहा था। यानी कि पहली बार ये हो गया था 4 इंटू 3 फैक्टोरियल पेंडिंग, फिर हो गया था ये 3 इंटू 2 फैक्टोरियल पेंडिंग, फिर 2 इंटू 1 फैक्टोरियल पेंडिंग, फिर वो 1 फैक्टोरियल सॉल्व हुआ, उसका आंसर रिटर्न हुआ, फिर वो रिवर्स ऑर्डर में क्या हुआ, बैक ट्रैक हुआ। इट मीन्स कि इसमें क्या होने वाला है, इंटरनली स्टैक का ही यूज होने वाला है, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन में क्या हो रही है, क्लियरली बैक ट्रैकिंग हो रही है। जिस ऑर्डर्स में हम प्रोसीजर वहां पे क्या कर रहे हैं, स्टैक में क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं पेंडिंग प्रोसीजर्स, ठीक है, उसके रिवर्स ऑर्डर में हम उनको क्या करते जा रहे हैं, सॉल्व करते जा रहे हैं। आ रही है बात समझ में। तो ये जो पेंडिंग हमारा वर्क है ये काय में जाता है भाई, स्टैक में जाता है, और ये रिवर्स ऑर्डर में क्या होता है। और वैसे भी स्टैक का ये बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, क्या, पोस्टपोन डिसीजन, यानी कि पेंडिंग डिसीजंस के लिए भी क्या यूज होता है। यानी सपोज एक फंक्शन ने दूसरे फंक्शन को कॉल किया, दूसरे ने तीसरे को कॉल किया, तीसरे ने चौथे को कॉल किया, चौथे ने पांचवे को कॉल किया, ठीक है। तो बेटा ये जो हम फर्स्ट फंक्शन से सेकंड फंक्शन को कॉल किया, तो फर्स्ट फंक्शन में वो सेकंड फंक्शन की कॉल के पहले कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए थे, उनका जो कैलकुलेशन है वो पूरा का पूरा हमारा काय में स्टोर होता है, वो हमारा स्टैक में स्टोर होता है। फिर सेकंड प्रोसीजर कॉल हुई, सेकंड प्रोसीजर वर्कआउट होती है, फिर थर्ड प्रोसीजर कॉल हुई, तो बेटा सेकंड प्रोसीजर का जो पेंडिंग वर्क है वो कहाँ पे रखा जाएगा, स्टैक में रखा जाएगा। अरे आ रही है बात समझ में, चलिए कोई बात नहीं, आई होप आपको ये समझा होगा। ये तो बेटा हमारा क्या था, ये प्रोसीजर थी नॉन रिकर्सिव, इंपॉर्टेंट ये था, ये रिकर्सिव प्रोसीजर थी जिसने फैक्ट इनटू सीधा सीधा n-1 यानी कि वो बार बार n-1 के लिए कॉल कर दे रहा था। आई होप आपको रिकर्शन क्या होता है विद दिस एग्जाम्पल फैक्टोरियल आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डिफिकल्टी है तो आप हमें मैसेज या कॉल कर सकते हो। फिलहाल आप क्या कीजिए, ये इतना कॉपी कीजिए, तो हम देखते हैं
नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ रिकर्शन। देखिए स्टूडेंट्स, तो जैसे कि मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने क्या कर दिया, ये सब हटा दिया। अब देखिए इसको देखते हैं कि इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग ये कैसे होता है। जैसे ये हमारा फंक्शन था, आपको मालूम है, और ये मैंने कॉल किया था फैक्टोरियल ऑफ 4 के लिए, ठीक है। तो बेटा जब ये फैक्टोरियल ऑफ 4 के लिए कॉल हुआ था तो हुआ क्या था, हुआ था ये ऐसा, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्टोरियल ऑफ ये n-1 यानी कि ये 3 के लिए कॉल हो गया, यानी कि ये प्रोसीजर अब 3 के लिए कॉल हो गई। पर बेटा जब ये 3 के लिए कॉल हो गई तो कंट्रोल तो यहाँ चले जाएगा। पर बेटा कंट्रोल यहाँ चले जाएगा तो मुझे बताइए ये 2 ऑपरेशन तो पेंडिंग रह गए। कौन कौन से ऑपरेशन पेंडिंग रह गए? फैक्ट इक्वल्स टू n इंटू फैक्ट, n कितना है 4 इंटू कितना फैक्ट, ये अभी पेंडिंग है। अच्छा, रिटर्न कितना, रिटर्न फैक्ट, ये 2 ऑपरेशन अभी भी क्या थे, पेंडिंग थे। पर जैसे ये फैक्टोरियल ऑफ 3 कॉल हो गया, ये कहाँ चले गया, ये हो गया इसको रन करने के लिए फैक्टोरियल ऑफ 3। अरे भाई ये फैक्टोरियल ऑफ 3 रन होने के लिए गया, जैसे कि मैं लिख देता हूं यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ 3। तो बेटा फैक्टोरियल ऑफ 3 रन होने गया तो इसमें क्या आ जाएगा बताइए, इसमें आ जाएगा सबसे पहले तो फैक्ट इक्वल्स टू फैक्टोरियल ऑफ n-1, n कितना है इधर से 3, तो इधर आ जाएगा 2। पर बेटा ये 2 ऑपरेशन तो अभी भी पेंडिंग है, कौन सा, फैक्ट इक्वल्स टू n कितना 3, ये 3 के लिए कॉल हुआ है, 3 इंटू फैक्ट और ये रिटर्न कितना, फैक्ट नाम का वेरिएबल। बेटा जैसे ये फैक्ट इक्वल्स टू फैक्टोरियल ऑफ 2 कॉल हुआ, कंट्रोल स्ट्रक्चर तो बेटा इसको रन करने के लिए चले गया, यानी कि ये दोनों तो क्या हो गए, ये दोनों ऑपरेशन तो अभी भी क्या हो गए, पेंडिंग हो गए। जैसे यहाँ पे ये दोनों अभी भी पेंडिंग है। देखिए फैक्टोरियल 4 ने कॉल किया फैक्टोरियल 3, तो कंट्रोल स्ट्रक्चर इधर आ गया, ये दोनों ऑपरेशन अभी भी पेंडिंग है। फैक्टोरियल 3 ने कॉल किया फैक्टोरियल 2 को, तो ये 2 ऑपरेशन पेंडिंग हो गए, अब ये कॉल हो गया, ये कॉल हो गया तो फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से ये हो जाएगा फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल ऑफ 1, ठीक है भाई। जैसे ये फैक्टोरियल ऑफ 1 कॉल हुआ, फैक्टोरियल ऑफ 1 रन होने चले गया, तो बेटा ये 2 ऑपरेशन पेंडिंग हो गए। कौन कौन से, एक तो फैक्ट इज इक्वल्स टू n इंटू फैक्टोरियल, ये 2 के लिए कॉल हुआ है तो ये हो जाएगा 2 इंटू कितना फैक्ट, और इधर से रिटर्न फैक्ट, ठीक है। देखिए ये दोनों पेंडिंग है। जैसे ये फैक्टोरियल ऑफ 1 कॉल हुआ, कंट्रोल स्ट्रक्चर इसको रन करने के लिए फिर से उधर चले जाएगा प्रोसीजर पे, और इसको रन करेंगे तो बताइए n इक्वल्स टू 1 के लिए क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। n इक्वल्स टू 1 के लिए हो जाएगा ये सीधा फैक्ट इक्वल्स टू फैक्टोरियल ऑफ 0 कॉल हो जाएगा। अरे हाँ ना, फैक्टोरियल ऑफ 0 कॉल हो जाएगा, पर 2 ऑपरेशन फिर से क्या हो जाएंगे, पेंडिंग हो जाएंगे। कौन से 2 ऑपरेशन पेंडिंग हो जाएंगे, एक हो जाएगा फैक्ट इज इक्वल्स टू 1 इंटू फैक्ट, और एक हो जाएगा रिटर्न फैक्ट। पर मुझे बताइए ये फैक्टोरियल 0 कॉल होने के लिए गया, पर फैक्टोरियल 0 तो ये पहली कंडीशन रन हो जाएंगी, n इक्वल्स टू 0 देन रिटर्न 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा रिटर्न 1, यानी कि वो 1 वैल्यू कहाँ पे आ जाएंगी, यहाँ पे आ जाएंगी। अरे भाई ये 1 वैल्यू यहाँ पे आ गई तो 1 वैल्यू काहे में गई, फैक्ट में गई। तो बेटा बताइए 1 इंटू 1 कितना 1, तो 1 ये फैक्टोरियल में गया, और ये फैक्ट 1 यहाँ से रिटर्न हुआ कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर से क्या आ गया 1। तो बेटा ये 1 काहे में गया, फैक्ट में गया। 2 इंटू 1 2, रिटर्न 2, ये 2 रिटर्न हुआ, तो इधर क्या रिटर्न हुआ भाई 2, तो ये 2 इधर आया, ठीक है। नेक्स्ट ये दोनों क्या थे, बाकी थे, ये दोनों बाकी थे, तो क्या हो जाएगा ये 3 इंटू 2 6, तो रिटर्न कितना हुआ, रिटर्न हुआ हमारा 6, ये रिटर्न फैक्ट यानी कि रिटर्न 6, ठीक है। ये 6 इधर आया, 6 इंटू 4 24, तो रिटर्न कितना हुआ 24, यानी कि इसने कितना रिटर्न किया 24। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि हो क्या रहा था। जैसे ही फैक्टोरियल 4 ने फैक्टोरियल 3 कॉल किया तो बेटा ये 2 ऑपरेशन तो पेंडिंग हो गए थे, ठीक है, और ये काय में चले गए थे, स्टैक में, ठीक है। इनएक्टिव रिकॉर्ड्स, स्टैक काय के लिए यूज हो रहा है यहाँ पे, टू स्टोर इनएक्टिव रिकॉर्ड। जैसे ही फैक्टोरियल 3 कॉल हो गया, कंट्रोल स्ट्रक्चर इसको रन करने के लिए चले गया, ये दोनों ऑपरेशन काय में चले गए थे, स्टैक में, फिर ये स्टैक में गया, फिर ये स्टैक में गया, फिर ये स्टैक में गया, फिर रिवर्स ऑर्डर में पहले ये इंप्लीमेंट हुआ, फिर ये। आई होप अब आपको सिचुएशन क्लियर हो गई होंगी। चलिए जल्दी से वीडियो पॉज करके फिर से इसको क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है फिबोनाची सीरीज, ठीक है।
देखिए आई होप आपने ये सीरीज़ भी पहले देखी होंगी, क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन सी लैंग्वेज वगैरह हो चुका है, तो इस टाइप का आपने प्रोग्राम पहले भी किया होगा। ठीक है, आइए इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं। फिबोनाची सीक्वेंस या फिर फिबोनाची सीरीज, ये क्या होता है? तो फर्स्ट टर्म इसकी होती है 0 और यानी कि उसको बोला जाता है F0 यानी 0th टर्म, ऐसा मान लीजिए। फर्स्ट टर्म उसकी होती है 1। ये दो हमारे क्या है? फिक्स कन्वेंशन है। और इसके बाद अब क्या होगा? अब जैसे कि सपोज हमें F2 निकालना है, तो बेटा ये प्रीवियस दो टर्म्स की क्या होंगी? एडिशन। जैसे 0 + 1 = 1। अब अगर हमें सपोज F3 निकालना है, तो ये F3 क्या हो जाएगा? प्रीवियस दो टर्म्स की एडिशन, यानी F1 + F2 की एडिशन, मीन्स 1 + 1 कितना? 2। सिमिलरली F4 कितना हो जाएगा? प्रीवियस दो टर्म्स की एडिशन, यानी 1 + 2 कितना? 3। सिमिलरली ये 5 कैसे आया? 2 + 3। सिमिलरली 8 कैसे आया? 3 + 5। यानी कि क्या हो रहा है? प्रीवियस दो टर्म्स की सम करके हमें क्या करना है? करंट टर्म का आंसर निकालना है। यानी इट मीन्स कि किसी ने बोला भाई ये सीक्वेंस में F7 की वैल्यू क्या आएंगी, तो आपका आंसर आना चाहिए 8 + 5 कितना? 13। नेक्स्ट टर्म F8 कितना आ जाएगा? 8वीं टर्म कितनी आ जाएंगी? अगर हमारी फर्स्ट टर्म 0th टर्म है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, तो ये हो जाएगा 13 + 8 कितना हो जाएगा? 21 एंड सो ऑन, ये चलते ही जाएगा सीक्वेंस। आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलिए देखिए इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या है। फिबोनाची सीक्वेंस की डेफिनेशन, इफ n = 0 और n = 1 देन f of n = n। देखिए इधर ये f0 का आंसर 0, f1 का आंसर 1, तो जब n = 0 या फिर 1 है तब आंसर क्या आना चाहिए? सेम 0 या 1 आना चाहिए। पर अगर इससे 1 से बड़ा नंबर आ जाता है 2, 3, 4, 5, तो क्या हो रहा है? प्रीवियस दो की एडिशन। देखिए इफ n > 1 यानी कि 2, 3, 4 एंड सो ऑन, देन f of n = f of n - 2 + f of n - 1। अरे क्या ये देखिए इधर ये F3 क्या ऐसा नहीं है? f of 1 + f of 2, तो देखिए ये n - 2 + f of n - 1, बहुत ही सिंपल है। अब हो क्या रहा है? f of n के नाम के प्रोसीजर में f of n - 2 और f of n - 1 कॉल हो रहा है। इसका मतलब क्लियरली ये डेफिनेशन जो है वो रिकर्सिव डेफिनेशन है। ठीक है, और ये जो पहली कंडीशन है वो बेस क्राइटेरिया, स्टॉपिंग क्राइटेरिया है, और ये इंडक्टिव स्टेप है जो बार बार खुद को कॉल कर रही है। पर हो क्या रहा है? ईच स्टेप में वो बेस कंडीशन को क्लोज होते जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? क्लियरली रिकर्शन है। इसका एल्गोरिदम मींस प्रोसीजर लिखा हुआ है मैंने, फिबोनाचीज FIBN, यानी कि ये जो nth टर्म जिसका हमें निकालना है उसका आंसर हम काय में प्रिंट करने वाले हैं? FIB यानी कि फिब यानी कि फिब नाम का हमने एक वेरिएबल ले लिया, जिसमें मुझे क्या करना है? इसका nth टर्म का आंसर रिटर्न करना है। यानी कि आप ऐसा समझिए एट लास्ट कि ये जो FIB है ये क्या कंटेन करेगा भाई? f of n कंटेन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ n = 0 और n = 1 देन सेट फिब = n एंड रिटर्न। अरे भाई सीधी बात है, देखिए पहली टर्म और ये सेकंड टर्म यानी कि इन दोनों के लिए 0 और F0 और F1 कितना आना चाहिए? सेम 0 और 1 आना चाहिए। तो n = 0, 1 है तो रिटर्न कितना कर दीजिए? n रिटर्न कर दीजिए, बात खत्म। ये था स्टॉपिंग क्राइटेरिया। अदरवाइज इसके अलावा करना क्या है? बाकी सब के लिए प्रीवियस दो को कॉल करना है। ठीक है, और प्रीवियस दो को कॉल करके उनकी क्या करनी है? एडिशन। तो देखिए इधर कॉल फिबोनाचीज यानी कि सेम फंक्शन मैंने कॉल किया, अब मैं उसका आंसर स्टोर करता हूँ FIBA, यानी ये एक वेरिएबल है फिब ए। ठीक है, ए नाम का पैरामीटर n - 2 के लिए। फिर से कॉल करते हैं फिबोनाचीज फिब B, यानी ये b पैरामीटर दूसरी वैल्यू के लिए, b वैल्यू के लिए, n - 1 के लिए। तो बेटा आखिरी में होना क्या चाहिए? हमें जो ये रिटर्न करना है फिब, ये फिब = FIB of A + FIB of B, इन दोनों की एडिशन इसमें रिटर्न होनी चाहिए। और ये FIB क्या होना चाहिए? ऑलवेज हर बार की जैसे रिटर्न होना चाहिए। अरे आ रही है बात समझ में? अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्या कर देता हूँ, इसको रन कर देता हूँ। कैसे रन करेंगे इसको? क्या लिखा हुआ है मैंने एल्गोरिदम का नाम? फिबोनाची। ठीक है, सीक्वेंस किसके लिए रन किया? सपोज हमने ये, मैं रन करता हूँ, छोटी वैल्यू के लिए रन कीजिए, ज़्यादा बड़ी वैल्यू की रन मत कीजिए। सपोज मैंने ये 3 के लिए रन किया। काय के लिए रन किया भाई? ये 3 के लिए। ठीक है, तो बेटा ये जब 3 के लिए रन हुआ तो मुझे बताइए वो 3 इधर तो जाएगा नहीं, यानी कि ये 2 कॉल होंगे। ठीक है, अब ये 2 कॉल जो होंगे, ये 2 कॉल कैसे होंगे? ठीक है, देखिए इधर तो ये कॉल हो जाएंगे यहाँ पे 2 प्रोसीजर्स। एक तो ये प्रोसीजर कॉल हो जाएंगी हमारी काय के लिए? इसमें FIB आ जाएगा, FIB of A के लिए ये कॉल हो जाएंगी FIB फिबोनाची। ठीक है, ये काय के लिए कॉल हो रहा है बताइए? इसमें क्या आना चाहिए? n - 2 यानी कि ये कितना है? 3 - 2 कितना?
1, ठीक है। और ये फिर से कॉल होना चाहिए इसके लिए, 1 मिनट, ये सेकंड पैरामीटर का आंसर क्या में आ रहा है भाई, फिबोनाची ऑफ FIB B में काय का आंसर आ रहा है, इसने कॉल किया है सपोज फिबोनाची n-1 के लिए, तो बेटा 3 - 1 कितना 2, फिर एट लास्ट इसके बाद ये दोनों कॉल तो हो गए, ठीक है, पर हमारे पेंडिंग स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, पेंडिंग स्टेटमेंट हो जाएंगे हमारे, ये स्टेटमेंट दोनों पेंडिंग हो जाएंगे, कौन कौन से, वो पेंडिंग स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पेंडिंग हो जाएगा कि भाई FIB नाम के वेरिएबल में इन दोनों की एडिशन, सपोज इसको मैं नाम दे देता हूँ A और इसको नाम दे देता हूँ B, ठीक है, आप पूरा पूरा लिखिएगा फिब A फिब B, ठीक है। और क्या, रिटर्न, बेटा ये पेंडिंग हो गए, कैसे पता, जैसे ही इसने इसको कॉल किया और इसको कॉल किया, अब हुआ क्या, यहाँ तो ये रन होने चले गया होगा, यहाँ तो ये रन होने चले गया होगा, ठीक है। चलिए जब ये कॉल हुआ तब इसने किसको कॉल किया होगा, फिबोनाची ऑफ ये 1 है तो इसने कॉल किया होगा, बताइए फिबोनाची ऑफ 1, बेटा 1 के लिए तो आंसर डायरेक्ट आता है, चलिए कोई बात नहीं, ये 1 के लिए आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर 1 के लिए, बताइए कहाँ है, देखिए n = 0 और 1 है तो देन FIB = n रिटर्न, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से ये FIB नाम के वेरिएबल की वैल्यू कितनी आ जाएंगी भाई, 1 ही आ जाएंगी, और ये क्या हो जाएगा, रिटर्न FIB, ठीक है, ये यहाँ पे इसको रिटर्न हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। पर ये फिबोनाची ऑफ 2, तो बेटा मुझे बताइए 0 1 इसमें से आ गया, तो इधर फिर से क्या हो जाएगा, ये 2 कॉल करेगा, एक तो करेगा ये FIB ऑफ A, कौन सी वैल्यू के लिए, ये 2 - 2 कितना 0 के लिए, एक FIB ऑफ B किसके लिए, 2 - 1 के लिए, और यहाँ पे 2 ऑपरेशन पेंडिंग हो जाएंगे, एक हो जाएगा FIB = A + B और एक ये रिटर्न, ठीक है। तो इन जनरल हुआ क्या, अब ये 0 का आंसर क्या आएगा, 0, इसका आंसर क्या आएगा 1, ये दोनों यहाँ पे रिटर्न हुए, ठीक है। देखिए तो ये 0 + 1 कितना हो जाएगा, 0 + 1 हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा रिटर्न, तो बेटा ये रिटर्न हो जाएगा, तो ये रिटर्न कहाँ पे हो जाएगा, ये रिटर्न हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है, यानी कि ये 0 + 1 यहाँ पे गया, ये रिटर्न हुआ, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 1, और मुझे बताइए इसका आंसर कितना आ गया था, इसका आंसर भी 1 आ गया था। अब मुझे बताइए फिब A और फिब B की एडिशन यहाँ पे होनी चाहिए, यानी कि ये 1 + 1, ये 1 + 1, ये हो जाएगा 2, तो बेटा ये 2 क्या होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, यानी कि ये 2 इन जनरल यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। और देखिए इसका आंसर कितना आना चाहिए था, 2 ही आना चाहिए था। अरे आ रही है क्या बात समझ में, ठीक है। देखिए अब ये यहाँ पे क्या हो रहे थे, 2 कॉल हो रहे थे, इसलिए मैंने छोटा एग्जांपल लिया, आपको बड़ा एग्जांपल लेना है, आप सपोज F8 या फिर F7 भी कैलकुलेट करके ऐसा देख सकते हो। इसका C प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना है तो वो भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, यानी कि ये फिबोनाची नाम का जो फंक्शन है उसमें आप लिख लीजिएगा if n = 0 और n = 1 देन रिटर्न FIB = n, ठीक है। और उसके बाद एल्स में जाके क्या लिख दीजिएगा, फिबोनाची ऑफ फिब A n-2, बस ये जैसा लिखा हुआ है वैसा लिखना है, एज इट इज़ लिखना है इसका प्रोग्राम भी आपको लिखते आ जाएगा, नहीं आता है तो आप मुझे क्या कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं आपको उसका प्रोग्राम खुद से लिख के उसका लॉजिक लिख के आपको फ़ोटो भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप लिख के देखिए, बहुत सिंपल है, ये जो लिखा हुआ है इसको सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट करना है इफ़ कंडीशन में। जैसे इफ़ कंडीशन में पहले ये आ जाएगा, एल्स में ये पार्ट आ जाएगा, दोनों में रिटर्न तो रहेगा ही, यहाँ पे ये रिटर्न होगा डायरेक्ट, और यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों की एडिशन रिटर्न होंगी। आ रही है बात समझ में। ये हमारा एक फंक्शन बना दीजिएगा, मेन फंक्शन में आप n ले लीजिएगा, भाई n हमें किसका, हमें कौन सा सीक्वेंस नंबर चाहिए, यानी कौन सा f ऑफ n चाहिए, ठीक है। और फिर इसको कॉल कर देना प्रोसीजर को, और फिर एट लास्ट वहाँ पे मेन में क्या कर देना, आंसर प्रिंट कर देना कि आंसर इज दिस %d करके कर लेना, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए जल्दी से इसको कॉपी कीजिए, तो हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए स्टूडेंट्स, तो रिकर्शन का ये थर्ड एग्जांपल है जिसका नाम है एकरमैन फंक्शन, ठीक है। अभी एकरमैन फंक्शन क्या है, देखिए इधर बहुत ही सिंपल है, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। डेफिनेशन है इफ m = 0 देन a ऑफ m, n = n+1। सबसे पहले तो बेटा ये जो एकरमैन फंक्शन है इसको कितने आर्गुमेंट्स चाहिए, 2 आर्गुमेंट्स चाहिए, और वो हमें क्या देगा, एक पर्टिकुलर आंसर देगा। इट मीन्स कि ये 2 इंटीजर वैल्यूज़ के लिए वर्कआउट करता है, वो भी कैसे, नॉन नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, या फिर नॉन नेगेटिव यानी कि 0 या 0 से बड़े नंबर के लिए, ठीक है, इंटीजर नंबर्स। तो क्या है भाई, ये जो 2 पैरामीटर है, ये 2 पैरामीटर में से इफ m = 0 यानी पहला पैरामीटर 0 है
तो आंसर आना चाहिए सेकेंड पैरामीटर +1 यानी कि n+1। अच्छा नेक्स्ट, इफ m नॉट इक्वल्स टू 0 बट n इक्वल्स टू 0, यानी कि m नॉट इक्वल्स टू 0 है पर n 0 है, यानी कि क्या होना चाहिए, n 0 होना चाहिए, m नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये आंसर देता है a ऑफ mn इक्वल्स टू a ऑफ m-1, 1, यानी कि देखिए इधर ये m में से m-1 हो गया, यानी ये थोड़ा सा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, अरे भाई प्रॉब्लम रिड्यूस हो गया ना, क्योंकि m इक्वल्स टू 0 के लिए तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है। अरे भाई m इक्वल्स टू 0 के लिए डायरेक्ट आंसर आ रहा है, इसका मतलब क्या कि ये जो पहली वाली कंडीशन है वो बेस कंडीशन है। बताता हूं मैं कैसे, पहले डेफिनेशन सुन लीजिए। ठीक है, अगर m नॉट इक्वल टू 0 n इक्वल टू 0 है तो एकरमैन फंक्शन ने बोला आंसर आना चाहिए a ऑफ m-1, 1, यानी कि ये a नाम के फंक्शन ने a नाम के फंक्शन को कॉल किया। इट मीन्स कि a यानी कि एकरमैन के लिए मैंने a लिखा हुआ है, यानी a नाम के फंक्शन ने a को कॉल किया। इट मीन्स कि क्या है, ये रिकर्सिवली डेफिनेशन है। इफ m नॉट इक्वल्स टू 0 एंड n नॉट इक्वल्स टू 0, ये दोनों ही नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो a ऑफ m कॉमा n की वैल्यू आ जाएंगी a ऑफ m-1 कॉमा सेकेंड पैरामीटर फिर से उस फंक्शन को कॉल कर रहा है एज अ सेकेंड पैरामीटर a ऑफ m कॉमा n-1। ठीक है, देखिए अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझना। तो एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है कि मुझे ये a ऑफ 1, 3 सॉल्व करना है, तो वो मैं सॉल्व कर देता हूँ बाय यूजिंग डेफिनेशन। पर मैं आपसे सिर्फ इतना सवाल पूछता हूँ यहाँ पे कि आपको क्या, आपके हिसाब से यहाँ पे बेस क्राइटेरिया क्या हुआ। ठीक है, तो आपको ये समझना चाहिए कि जब m इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, तब हमारा एक डायरेक्ट आंसर आ रहा है, तब वो फंक्शन खुद को कॉल नहीं कर रहा है। तो बेटा यहाँ पे किसी ने पूछा तो बेस क्राइटेरिया क्या भाई, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, बेस क्राइटेरिया एंड सो ऑन a ऑफ 0, n। अरे आ रही है क्या बात समझ में? जब m इक्वल्स टू 0 है तब हमें क्या मिल रहा है, फिक्स आंसर, यानी कि ये सभी हमारे क्या देंगे, फिक्स आंसर देने वाले हैं। तो ये क्या हुआ, बेस क्राइटेरिया, स्टॉपिंग क्राइटेरिया हुआ। और इन दोनों इंडक्टिव स्टेप में वो धीरे धीरे आंसर क्लोजर टू इनमें से एक यानी फर्स्ट स्टेप की तरफ जाना चाहिए। आइए देखते हैं जाता है कि नहीं। a ऑफ 1, 3, मुझे बताइए 1, 3। तो देखिए इधर कैसे भाई, m इक्वल्स टू 0 है क्या वहाँ पे, नहीं 1 है। ठीक है, अच्छा m नॉट इक्वल्स टू 0 है पर n इक्वल्स टू 0 है क्या वहाँ पे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो थर्ड स्टेप, m और n दोनों भी क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0। तो बेटा a ऑफ m कॉमा n की वैल्यू हो जाएंगी a ऑफ m-1, यानी इसका आंसर आ जाएगा a ऑफ m-1, यानी कि 1 माइनस दिस, कितना आ जाएगा ये 0। और सेकेंड पैरामीटर फिर से ये a नाम का फंक्शन कॉल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ये a ऑफ m यानी कितना है भाई, ये 1 ही है, n-1 यानी कि ये n था तो n-1 कितना, 2। और ये तो बेटा बताइए ये a ऑफ 1, 3 पे हमने ये इम्प्लीमेंट किया, मुझे बताइए ये समझ में आया क्या। पर मैं पूछता हूँ बेटा, अब इसका आंसर निकालने के लिए मुझे तो ये a ऑफ 1, 2 सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए एक काम करते हैं, तो मैं यहाँ पे ये a ऑफ 1, 2 सॉल्व कर देता हूँ। भाई ये a ऑफ 1, 2 सॉल्व करने के लिए मुझे बताइए, ये भी केस नहीं आएंगी, m इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 0 भी नहीं, फिर से यही केस आएगा m n नॉट इक्वल्स टू 0। तो फिर से ये क्या हो जाएगा, फिर से ये हो जाएगा a ऑफ m-1 यानी क्या, ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा 0। और फिर से सेकेंड आर्ग्यूमेंट हमारा क्या आ जाएगा, a ऑफ m कितना है भाई इधर 1, कॉमा कितना n-1 यानी ये कितना है n यहाँ पे 2 माइनस 1 दिस। बताइए मुझे ये समझ में आई क्या, यानी कि a ऑफ 1, 3 को बोलता है पहले a ऑफ 1, 2 सॉल्व करो, फिर इसका जो भी आंसर है 0 के साथ वो सॉल्व होगा। ठीक है, पर a ऑफ 1, 2 ने बोला भाई पहले a ऑफ 1, 1 सॉल्व करो, फिर उसका आंसर यहाँ पे रखो, फिर a ऑफ 0 और इसका आंसर उसको सॉल्व करो, फिर ये असाइन होगा। ठीक है, यानी कि ये बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, यानी कि अब मुझे a ऑफ 1, 1 सॉल्व करना पड़ेगा पहले। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, 1, 1, m इक्वल्स टू 0 नहीं, n इक्वल्स टू 0 नहीं, m नॉट इक्वल्स टू 0, n नॉट इक्वल्स टू 0, यस। फिर से इस पे ये डेफिनेशन अप्लाई हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा a ऑफ m-1 यानी कि 0। सेकेंड पैरामीटर में फिर से फंक्शन कॉल, तो ये आ जाएगा m कितना है इधर 1, कॉमा n-1, n कितना है ये, n है 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। अरे भाई मुझे बताइए ये समझा क्या, n 1 था पर इधर मुझे क्या चाहिए, n-1 चाहिए, यानी कि अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे आंसर चाहिए a ऑफ 1, 0 का। अरे आ रही है बात समझ में, चलिए कोई बात नहीं। तो मुझे बताइए यहाँ पे m इक्वल्स टू 0 है क्या, बिल्कुल नहीं। अच्छा देखिए m नॉट इक्वल्स टू 0 बट n इक्वल्स टू 0, यस। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन लगेंगी, तो इसका आंसर आ जाएगा a ऑफ m-1, 1,
ए ऑफ m माइनस वन यानी कितना 0, और वहां पे कितना है ये m माइनस वन और ये फिक्स है 1, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा कितना, इतना। अरे आ रही है बात समझ में? चलिए कोई बात नहीं। अब मुझे बताइए, ये तो सॉल्व कर सकते हो आप, कैसे पता? a ऑफ 0,1, मैंने बोला ना ये सब क्या है हमारे बेस क्राइटेरिया। तो बेटा यहाँ पे m इक्वल्स टू 0 हो गया, m इक्वल्स टू 0 हो गया तो आंसर आना चाहिए n प्लस 1, तो बेटा ये n है, n प्लस 1 आंसर आना चाहिए, यानी कि 1 प्लस 1 कितना आंसर आना चाहिए 2। तो बेटा इसका आंसर कितना आ गया 2, वो 2 आंसर कहाँ गया, यहाँ पे गया। तो बेटा वो आंसर बेटा हमारा ये जो 2 आंसर है, ये 2 आंसर हमारा यहाँ पे रिटर्न हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न हुआ तो बेटा ये 2 आंसर जो है ये हो गया a ऑफ 0,2। बताइए मुझे ये समझ में आ रहा है क्या? यानी इसका आंसर ये इसमें रिड्यूस हुआ। अब ये 0,2 तो बताइए m इक्वल्स टू 0 है, यस, तो आंसर क्या आना चाहिए n प्लस वन यानी कितना की 3। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा हमारा 3। तो बेटा 3 आंसर आ गया, ये 3 आंसर यहाँ पे गया तो ये ऐसा हो जाएगा 0,3, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा 4, क्योंकि m इक्वल्स टू 0 है तो n प्लस 1, ठीक है। ये 4 आंसर इधर गया तो ये हो गया a ऑफ 0,4, ठीक है। नेक्स्ट 0,4 तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5। इट मीन्स एट लास्ट हमारा a ऑफ 1,3 का आंसर कितना आया 5 आया। देखिए ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल है काय का, रिकर्शन का, पर फिर भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो इस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स भी आपको सॉल्व करते आने चाहिए, ठीक है। आप कोई और वैल्यू के लिए भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला था कि ये रिकर्शन इज़ यूज़र फ्रेंडली, यानी कि ये इतना सब ये जो हेडेक है कि इसके बाद ये सॉल्व करना है, इसके बाद ये सॉल्व करना है, इसके बाद ये सॉल्व करना है, या फिर से उनको बैक ट्रैक करके आंसर्स मर्ज करने हैं, तो बेटा ये पूरा लुकआउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि कंपाइलर का हो जाता है। हमारा लुकआउट नहीं रहता है, हमें तो एक बार लॉजिक को क्या करना है, प्रोग्राम के फॉर्म में इम्प्लीमेंट कर देना है बाय यूजिंग दिस एल्गोरिदम, यानी कि एल्गोरिदम को देख के हमें वो फंक्शन बना देना है। बाकी सब तो मशीन खुद बैक ट्रैकिंग यूज ऑफ स्टैक करते बैठेगा, ठीक है। आई होप आपको रिकर्शन की आइडिया क्लियर हो गई होंगी। और मैंने आपको क्विक सॉर्ट में भी बताया था, तो बेटा क्विक सॉर्ट का एल्गोरिदम भी हम रिकर्शन से लिख सकते हैं, लीनियर सर्च का लिख सकते हैं, बाइनरी सर्च का लिख सकते हैं, प्रिंटिंग द एलिमेंट्स ऑफ अरे, या फिर प्रिंटिंग द एलिमेंट्स, प्रिंट करो लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स, इसको भी, यानी कि हम बहुत सारे ऐसे ये हैं जिनको हम बाय यूजिंग रिकर्शन लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए जाके रिकर्शन के और भी बहुत सारे कौन से एग्जांपल्स हैं जो हमारे सिलेबस में थे, वो तो हमने ले लिया। एक और एग्जांपल है पर वो नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करता हूँ मैं, टावर ऑफ हेनोई प्रॉब्लम, वो देखते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं ऐसे, जैसे मैंने आपको क्विकसॉर्ट में ऐसा भी बोला था कि क्विकसॉर्ट एक हमारा डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक टाइप का एल्गोरिदम है, यानी एल्गोरिदम्स की कैटेगरीज रहती है, ग्रीडी एल्गोरिदम, डिवाइड एंड कॉन्कर, या फिर डायनामिक प्रोग्रामिंग रहता है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो ये हमारा जो ये रहता है डिवाइड एंड कॉन्कर, यानी कि वो प्रॉब्लम्स सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड हो जाता है, उनके ईच छोटे छोटे सब इंस्टेंसेस सॉल्व होते हैं, फिर उनके आंसर्स मर्ज किए जाते हैं, इसको बोलते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर। तो बेटा क्विकसॉर्ट में भी होता क्या था, वो जो हम पहला वाला पाइवट एलिमेंट लेते थे वो प्रॉपर पोजीशन पे आ जाता था एक पास के बाद, फिर वो 2 लिस्ट बन जाती थी, उन पे फिर से हमें क्विकसॉर्ट लगाना पड़ता था। तो बेटा यानी कि क्विकसॉर्ट नाम की प्रोसीजर फिर से 2 बार क्विकसॉर्ट नाम की प्रोसीजर ही कॉल कर रही थी, फर्स्ट सब लिस्ट और सेकेंड सब लिस्ट के लिए, ठीक है। आ रही है बात समझ में? स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या, जब एलिमेंट n इक्वल्स टू 1 हो जाएगा तब हम उसको सॉर्ट करेंगे ही नहीं बेटा, तब वो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, एक एलिमेंट सॉर्ट होता नहीं है। सिमिलरली बाइनरी सर्च भी हमारा डिवाइड एंड कॉन्कर का ही था। बाइनरी सर्च में आप क्या करते थे, वो सर्च करते थे एलिमेंट मिडल के साथ कंपेयर करते थे, आपको पता चल जाता था कि फर्स्ट हाफ में सर्च होगा आगे की सेकेंड हाफ में, फिर सपोज फर्स्ट हाफ में हो रहा है तो फर्स्ट हाफ पे आप फिर से वही सेम प्रोसीजर फॉलो करते थे कि फर्स्ट हाफ का मिडल निकाल के मिडल से चेक करते थे, यानी बार बार सेम काम हो रहा था। तो बेटा ये भी हम बाय यूजिंग रिकर्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इन सभी एल्गोरिदम्स को आप बाय यूजिंग रिकर्शन लिख के देखिए, नहीं आता है तो हम आपको सिखा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल आप इतना क्या कीजिए, कॉपी कीजिए, इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक कॉपी कीजिए, ठीक है। बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास।